नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की की कक्षा 10 की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है। ऑथेंटिक बुक है, शानदार बुक है। तो चलिए हर एक फैक्ट और तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। और यह है वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि हाँ भाई ये छोटी एग्ज़ाम है और बड़ी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सेटर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो हर एक लाइन याद होनी चाहिए। अब देखिएगा वो कर्तन अध्ययन प्रणाली क्या है, यहाँ पर कहाँ कर्तन अध्ययन कृषि की जाती है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स दे दी, स्लैश एंड बॉर्न क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि अध्याय 4। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक। बताइए जीवन निर्वाह कृषि क्या है? जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव डाव ये इधर होती है, हिमाचल अरुणाचल इधर होती है, क्योंकि वहाँ देख इतनी बड़ी भूमि तो होती नहीं कि भाई ट्रैक्टर वैक्टर हो जाए। छोटे छोटे खेत होते हैं और चिड्डी नीमू खेत होते हैं। तो वहाँ पे ना ये हल वगैरह से या फिर आदमियों के द्वारा या फिर जानवरों के द्वारा ही जोत लेते हैं खेत को, और उसमें अपने खाने पीने लायक ही फसल कर लेते हैं बस, और सब्जी वगैरह उगा लेते हैं। जैसे लकड़ी के हल, डाव किसे कहते हैं? लकड़ी के हल को। और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन अध्ययन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। यह कर्तन अध्ययन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। कर्तन अध्ययन प्रणाली स्लैश एंड बर्न किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक तत्व अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। भाई उत्पादकता तो कम होती है, लेकिन होती तो पौष्टिक है ना। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार कृषि के विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मणिपुर में पामलू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। बताइए झूम कृषि को किन राज्यों में कहा जाता है?
असम है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड में। और मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। दीपा दोबारा देख लें। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक मिनट। कर्तन दहन प्रणाली किसे कहते हैं? झूम को ही कहते हैं। और डाव क्या है? लकड़ी के हल को ही डाव कहते हैं। अब इसके बाद में यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम। मणिपुर में पामलू। कैसे याद करें? देख, मणिपुर ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा से कैसे याद होगा यार? फिर भी देख लें, मणिपुर में ऊ की मात्रा, पामलू में ऊ की, मणिपुर पामलू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कहा जाता है। छत्तीसगढ़ हो है ना, छत्तीसगढ़ का चाहे बस्तर जिला हो या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे दीपा कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे देगा वो? क्वेश्चन ऐसे देगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। दीपा, झूम और ये ऐसे ऐसे नाम दे देगा। झूम कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मेसोले, इंडोनेशिया में लादांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। दोबारा देख ले भाई। झूम कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, झूम कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा और वेनेजुएला में कोनेको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मैसोले, इंडोनेशिया में लादांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कर्तन दहन प्रणाली है ना, इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। जब अपने तो बोलते हैं, एक तो झूम है, मणिपुर में पामलू है और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा है ना, कोई दिक्कत नहीं। और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा है ना, अमेरिका मैं से मैं मिल्पा, अमेरिका मैं से मिल्पा है ना। वेनेजुएला और कोनेको में, वेनेजुएला में कोनेको, वेनेजुएला कोनेको, ला कोनेको, आ की मात्रा सी लगी है ना, वेनेजुएला कोनेको। ब्राज़ील में रोका है, कोई दिक्कत नहीं, ब्राज़ील में जाकर रोक दिया। मध्य अफ्रीका में मसोले है ना, मसोले। इंडोनेशिया में लादांग है, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। दोबारा से लेते हैं। झूम कर्तन दहन प्रणाली मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनेको,
वेनेजुएला में, कोनेको ब्राज़ील में, रोका मध्य अफ्रीका में, मैसोले मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मेल्पा है ना, वेनेजुएला में, कोनेको, ब्राज़ील में, रोका, ब्राज़ील में जाके रोक दिया। ठीक साहब। इसके बाद में मध्य अफ्रीका में मैसोले, मसोले मस अफ्रीका में है ना, ब्राज़ील में रोका है, ब्रा में ब्राज़ील है, रे से रे, रोका है ना, कोनेको वेनेजुएला, अमेरिका मिल्पा, मैक्सिको मध्य अफ्रीका में। अब रहा मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पांडु अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडावी या कोमुनिया बरिंगा। मेरे यार कीजिए हुए। भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पांडु अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडावी या कोमान या वारिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी है ना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे, इसको तो जानते हैं कौन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खेल, झारखंड में कोरवा, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। दोबारा देख, भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में है बेबर या दहिया, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बेबर या दहिया ऐसे आएगा, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, फिर ओडिशा में पामाडावी या कोमान या वरिंगा, ओडिशा में पामाडावी, कोमान या वरिंगा, ये नहीं पढ़ा भाई। पश्चिम घाट में कुमारी, ये तो याद है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में बालरे, ये याद है, या बाल्टरे। हिमालयन क्षेत्र में खेल, झारखंड में कुरुबा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जोमादी। अब ये पढ़ लिया ना अपन ने, क्या चल रहा था, दीपा कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? क्या आप उनके फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? रिंझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। ये है भाई। गहन जीविका कृषि,
इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। आई बात समझ में? यहाँ तो थोड़ी बहुत जानकारी दी है यार। गहन जीविका कृषि। अब कौन सी आ रही है? वाणिज्यिक कृषि। नाम से ही पता चल रहा है ना। क्वेश्चन उससे ही आएगा, झूम से ही। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार होने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। वाणिज्यिक कृषि। दोबारा देखो ना। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। आई बात समझ में? हरियाणा और पंजाब। वाणिज्य मतलब खुद भी खाते हैं, है ना। खाने के बाद में बेचने के लिए बेचने के लिए पैदा करते हैं चावल। और ओडिशा में खुद का जीवन यापन करने के लिए ही। क्या आप इन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्य फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल यानी कि एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि है वे अलग है ना, टॉपिक तो नहीं दिया गया। उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरप्रेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। पूछेगा वो, ये दे देगा, ये बताइए निम्नलिखित में से फला किस कृषि की विशेषता है? रोपण कृषि। उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाए, इससे प्राप्त सारा उत्पादन। बताइए निम्न कौन सी रोपण कृषि? चाय को अपना रोपण कृषि बोल सकते हैं ना। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल हैं। चाय है, कॉफ़ी है, रबड़, गन्ना है, केला
रबड़ फसलें इन सबको जानते हैं। चाय को, कॉफ़ी को, गन्ना को खिलाएं, रबड़ को नहीं जानते। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी, वहाँ की मुख्य रबड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी, वहाँ की मुख्य रोपण फसलें। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। भारत के दक्षिण भाग में केले की रोपण कृषि। उत्तर पूर्व में बांस की कृषि। पढ़ने को तो मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ भाई साहब, लेकिन पढ़ना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपको याद कितना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो याद कम ही तो होगा। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप, शस्य प्रारूप आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। यह देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल। शस्य प्रारूप क्या है? शस्य प्रारूप क्या है? पता नहीं भाई। शस्य प्रारूप आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। शस्य प्रारूपों में, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन शस्य प्रारूपों मतलब कृषि पद्धति और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है। शस्य, शस्य का मतलब क्या है? 3 मौसमी ऋतुएं हैं। मौसम प्रारूप समझ सकते हैं क्या इसको? आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता का संबंध अध्ययन किया। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि मौसम प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कौन कौन सी है? रबी है, खरीफ है, जायद है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर है ना, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। किसको? रबी फसलों को। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल, मई और जून मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसल हैं। गेहूँ है, जौ है ना, सही है, चना है, सरसों है। मटर कौन सी फसल है? रबी या खरीफ? रबी है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है ना। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों से अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी और उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक है। चावल की कृषि, चावल की कृषि है। चावल नहीं देखे भाई अपन ने उगते। गेहूँ करते हैं हमारे यहाँ तो, गेहूँ, बाजरा, सरसों, ये चावल है।
दोबारा ले लें। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से मई यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो बोते हैं और अप्रैल मई जून में काटते हैं। गेहूँ जौ मटर चना सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें, यद्यपि यह फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के महत्वपूर्ण राज्य। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा शीत ऋतु में आई समझ में। शीतोष्ण इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न देशों में विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में, अगर सितंबर अक्टूबर में सही है, काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर अरहर आरेड़ बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, मूंग उड़द कपास जूट मूंगफली सोयाबीन शामिल है। वो क्वेश्चन कैसे देगा? वो क्वेश्चन ये देगा, बताइए निम्न में से मूंगफली और जूट किस प्रकार की फसल है। जब ये है खरीफ की, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, आराम से है ना, समझते हुए। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर है, अरहर, मूंग है, उड़द है, कपास जूट मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। सोयाबीन खरीफ की है, मूंगफली भी खरीफ की है, जूट भी खरीफ की है, कपास भी खरीफ की है, उड़द है ना। चावल की खेती मुख्य रूप से असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु केरल और महाराष्ट्र विशेषकर कोकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें, एक तो असम है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें ओस अमन और बोरो बोई जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ओस अमन और बोरो क्या है? चावल की फसल है, 3 फसलें हैं ये। असम पश्चिम बंगाल और बोरो में धान की 3 फसलें असम व ओस अमन बोरो बोई जाती है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज खरबूजे खीरे सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें मिट्टी जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की कैद और अकैद फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल गेहूँ मोटे अनाज दालें चाय कॉफ़ी गन्ना तिलहन कपास और जूट इत्यादि है। चावल गेहूँ मोटे अनाज दालें चाय कॉफ़ी गन्ना तिलहन कपास जूट इत्यादि है। अब वो ये पूछ लेगा ना, बताइए भारत में निम्नलिखित कौन सी मुख्य फसलें हैं? चावल गेहूँ मोटे अनाज दालें चाय कॉफ़ी गन्ना तिलहन कपास और जूट इत्यादि है। ठीक, अब आ रहा है चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल की कृषि।
चावल की कृषि। उत्पादक देश हैं कौन कौन से हैं हमारे देश? हाँ, चीन के बाद। उत्पादक यह खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वो देगा ऑप्शन में, वो ऐसे देगा, बताइए ये किसकी विशेषता है, ये किसकी विशेषता है, ये किसकी विशेषता है, ये किसकी विशेषता है। 25 सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। पच्चीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर है ना, और 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। ये चावल है। चावल तो है ना, वो है ना कूचा, कूचा वो शायद चावल का ही बनता है अब, हैं। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सुगमता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। अब है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के सेकंड नंबर पर है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 75, और इसको कितनी होती है? इसको होती है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ये गेहूँ की कृषि है। में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र है। गेहूँ दोबारा देख लेते हैं। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज मिल्टस, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी पोषक तत्वों की उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। कौन सी? ज्वार। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भाई पहली तो है चावल, दूसरी है गेहूँ और थर्ड है ज्वार। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है।
यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। दोबारा देख लें। बाजरा, ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ और दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। भाई सुन मेरी बात, है ना, ये तो हो गया कौन सा, मोटे अनाज हो गया, है ना। ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसके बाद में है बाजरा। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, है ना, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल, है ना, उत्तराखंड और अरुणाचल अलग है ना। हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। बाजरे की कृषि। मक्का, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। 21 से 27। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में मक्का ही उत्पादन बढ़ा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दोबारा देख लें ना, कितना चाप वो ये देगा, बताइए निम्न में किस फसल को 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। मक्का, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में रबी की ऋतु में भी, यानी कि सर्दी में। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कर्नाटक, एमपी, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र नहीं है इसमें, है। कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र नहीं है मक्का में। मक्का की कृषि। दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। किनका? दालों का। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं।
क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना नहीं है एक, चना और मटर, ये रबी की है, चना और मटर है ना, बाकी सब खरीफ की है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी रोटिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना, इससे पहले और देख लेते हैं जो रहा है उनको। ये है प्रमुख क्षेत्र, गौण क्षेत्र, कौन सा है ये? गेहूँ है, ये गेहूँ। प्रमुख क्षेत्र, गौण क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र है भाई ये, ठीक है ना, प्रमुख क्षेत्र। ठीक, और ये गौण क्षेत्र है, अगल बगल में गौण क्षेत्र है, जैसे कि ये इतना एरिया में होती है गेहूँ की। अच्छा, यानी कि उत्तर भारत मान सकते हैं ना। और ये है कौन सी? भारत चावल, भारत चावल, भारत चावल। भारत चावल है ना, प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। जब चावल की बात आ रही है, अभी चावल की जब प्रमुख, जब इधर नहीं है ना, पश्चिम साइड नहीं है, पूर्वी साइड ज़्यादा है भाई। अब पूर्वी साइड ज़्यादातर बरसात होती है अगर देखी जाए तो। ये पूर्वी तट, पूर्वी तट है, ठीक है ना। हाँ, ये चावल बहुल प्रदेश है भाई, प्रमुख क्षेत्र। और गौण ये है, ये पश्चिम तट, ठीक है। होने को तो ये भी पट्टी है एक ये, लेकिन ये गौण क्षेत्र है, ठीक। प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र, इसके बाद में थोड़ी कुछ है। अब है गन्ना। गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, चाहे गन्ना हो चाहे मक्का हो, तापमान सेम है, 21 से 27 है ना। गन्ना का भी तो इतना ही है, देख 21 से 27 है ना गन्ना। नहीं गन्ना नहीं, हाँ गन्ना और ये मक्का का 21 से 27, ठीक। सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु में कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुवाई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खंडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार
पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गन्ना, ये है वही गन्ना, गन्ने की कृषि। तिलहन, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तिलहन 2018 भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2018 में तोरिया का उत्पादन भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तोरिया क्या है भाई? तोरिया सन 2018 में तोरिया का उत्पादन भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरे स्थान था। और 2018 में भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था तिलहन में, और तोरिया में तीसरा। देश में कुल उगाए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना पकाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान, उपटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। किससे? मूंगफली से। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक। गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में तमिलनाडु अन्य मुख्य उत्पादक राज्य है। और 2019-20 में अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं मुख्य उत्पादक राज्य 2019-20 में। कौन कौन से? गुजरात तो फर्स्ट है मूंगफली में, है ना। इसके बाद में राजस्थान और तमिलनाडु 2019-20। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। अलसी और सरसों, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। ये बढ़िया है भाई। तिल उत्तरी भारत में तो है खरीफ की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दक्षिणी भारत में रबी की है। ओटा सिस्टम है भाई तिल का, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। बताइए दक्षिण में रबी की फसल है जब तिल आ रहा है इसमें, और अपने है ये खरीफ की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में बोया जाता है। अरंडी तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में बोया जाता है। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हामुस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हामुस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। बागान में ही। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग,
जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलाईपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। कॉफ़ी, चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं। चाय की पत्तियां है, चाय की पत्तियां। चाय की कृषि, मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। अलग अलग जगह के फोटो हैं। ये मूंगफली है, ये सूरजमुखी है और ये सरसों है। कॉफ़ी, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिका, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। यमन से लाई गई थी, यमन से, ठीक है ना। कॉफ़ी, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कौन सी कॉफ़ी की किस्म पैदा की जाती है? अरेबिका पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है, ठीक है ना। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी को विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कौन सी किस्म की? अरेबिका, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, अरेबिका यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कोई दिक्कत? पूछ सकता है वो, बाबा बूदन की पहाड़ियों में
प्रसिद्ध है, कॉफ़ी के लिए या चाय के लिए? हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाए जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। कर्नाटक, केरल, पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, सुन जा भाई सुन जा आराम से, है ना। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। बागवानी फसलें कितना बड़ा है पाठ? वही सब पाठ है ये। रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। 2 है यार, ओढ़ने की मशीन 2 है यहाँ पे, है ना। 2 है, अलग की होगी शायद ये, अपने तो ऐसी चलती है ऐसी। चलो ना, कहाँ थे अपन? ये एरिया। बागवानी फसलें। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कॉफ़ी दक्षिणी प्रदेश है पूरे। अब है बागवानी फसलें। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों का उत्पादन चीन के बाद हमेशा बाद में ही नंबर आ रहा है यार, दूसरा आ रहा है, दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, है ना, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब। रुक भाई रुक, आराम से हैं। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। उष्ण और शीतोष्ण। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, संतरे, है ना, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले। तो यानी कि ये ऐसे है ना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम। हाँ, इनके तो आम है भाई, यानी कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में
और पश्चिम बंगाल में वो आम्र वर्षा यहीं होती है, जिस वजह से आम जल्दी पक जाते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस वजह से आम का जो सीज़न चलता है ना अपने, तो पहले वहाँ से वहाँ उनके आम आते हैं, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के। अपने तो बाद में पकते हैं, जून में, मई जून में, ऐसे मई जून में इनके आते हैं ना। नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। जब भाई ये बता, आम किन किन राज्यों में होता है? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, 5 है ना। और केला और संतरे किन के हैं? नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के। और केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले है ना, ये केले हो गया। इसके बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, अच्छा लाल लाल सी होती है लीची ना। मेघालय के अनानास, मेघालय के। लीची कहाँ के प्रसिद्ध है, कहाँ ज़्यादा होते हैं? उत्तर प्रदेश में, बिहार में। और मेघालय के अनानास कहाँ के हैं? मेघालय के। संतरे कहाँ के हैं? संतरे हैं भाई साहब नागपुर और चेरापूंजी के। और मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट भी विश्व भर में बहुत मांग है। विश्व भर में बहुत मांग है। अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक, ये दोबारा देख ले यार, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन भाई। आम के लिए कौन से राज्य प्रसिद्ध है? ऐसे आएगा, ऑप्शन शानदार होगा। जब महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। ठीक। और संतरे के लिए नागपुर और चेरापूंजी है ना, मेघालय। और केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये केले हो गई है ना, केले। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची होगी। मेघालय अनानास के लिए है ना, अनानास, मेघालय। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट की विश्व भर में बहुत है। अखरोट, सेब और अनार, अखरोट, सेब और अनार। यार सेबों को नहीं आता देखा कभी यार, पेड़ों में ऐसे आते हैं भाई सेब, भाई बात समझ में। सेब है, पहाड़ी इलाकों में होते हैं ये सेब है ना। ये तो अनार है, ये अमरूद। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन प्रमुख स्थान है। ठीक है, अब भाई ये तो हो गया। अब इसके बाद में है अखाद्य फसलें। ये तो मटर है ना, ये पत्ता गोभी है, ये टमाटर है, और ये क्या है? ये बैंगन है ना। मटर, फूलगोभी, टमाटर और बैंगन। अब अखाद्य फसलें, रबड़ भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रबड़ भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी।
उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, चावल मत कर देना अगर 200 सेंटीमीटर आए तो, उसको तो 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए। किसको? चावल को। और रबड़ को चाहिए 200। तापमान तो बराबर ही है लगभग में सबका, है ना। कोई कोई में अलग है, जैसे कि गेहूँ के लिए कम है ना। तापमान वाली नम्र और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। रबड़ का पेड़ नहीं देखा यार कभी। रबड़ 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 एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। क्रियाकलाप: उन वस्तुओं की सूची बनाई जो रबड़ से बनती है और हम उनका प्रयोग करते हैं। रबड़ पेंसिल। रेशेदार फसलें: कपास, जूट, सन। आएगा यहाँ से क्वेश्चन। बताइए कौन सी रेशेदार फसल हैं और कौन सी अखाद्य फसल हैं, कौन सी खाद्य फसल है, कौन निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल नहीं है। यहाँ पर है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। इनमें पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होता है कपास, जूट और सन। ठीक है। अब ये बात कर रहा है प्राकृतिक रेशम की। और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। ये हो गया जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर फलता है। मलबरी 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 अच्छा मलबरी पूछ सकता है वो पेड़ का नाम। बताइए कि जो कोकून है वो किस पेड़ से प्राप्त होता है। यहाँ पर रेशम अपन को प्राप्त होता है किस कीड़े से? कोकून से। और कोकून प्राप्त होता है किस पेड़ से? मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर फलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। कपास: भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कपास को पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दूसरा, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। गन्ना को भी माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन भारत का विश्व में चीन के लिए हमेशा ही दूसरा स्थान आ रहा है हर चीज़ में। 2017, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई, 210 पाला रहित दिन। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए किस फसल के लिए 210 पाला रहित दिन और खुली धूप की आवश्यकता होती है? जब मक्का, है ना, गेहूँ, मक्का, गेहूँ, कपास, गन्ना, चावल, कपास है 210 210 210 कपास है भाई 210। तो इसका मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, है ना। जब 3 चौकू 12, 3 पिंजो 15, 3 छींग 18, 3 7 21। इसका मतलब हुआ 7 महीना।
तगड़ा काम है यार, 7 महीना चाहिए इसको। हाँ वही तो, 7 महीना चाहिए पाला रहित। यह खरीफ की फसल है और इसे कपास की कृषि। और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है। इसका प्रयोग बोरियों, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे। रुक जा भाई, दोबारा से ले लो। जूट को सुनहरा रेशा, ये क्वेश्चन आ चुका है, सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजार वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी में संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। आई बात समझ में? 60%। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्ष योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में पड़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील दी गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील दी गई। ठीक है ना? 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। 1960 और 1970 पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीति आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। और 1970 पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीति आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया। इसलिए 1980 80-90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। बताइए कब व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए?
60, 70, 80, 90, 80, 90, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, KCC, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS, व्यक्तिगत किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS की शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। किसान पोर्टल वेबसाइट farmer.gov.in, farmerhome.aspx में कृषि, बागवानी, कृषि योजनाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र करें। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के लाभों के बारे में चर्चा करें। भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, किन्होंने, विनोबा भावे ने, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव में पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ब्राह्मणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। आंध्र प्रदेश का गांव है पोचमपल्ली। तो कुछ भूमिहीन गरीब ब्राह्मणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इसे, है ना, भूमि का एक हिस्सा सीमा कानून से बचने के लिए विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। रक्तहीन क्रांति। भूदान क्या नाम था? श्री रामचंद्र रेड्डी। 80 एकड़। गांव का नाम क्या था? पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश का। अभ्यास, ये पार्ट है भाई, है ना, दोबारा से देख लेते हैं। ये पार्ट था। रेशेदार फसलें। अखरोट, सेब और अनार। बताइए तिलहन की फसल कितने % एरिया पर उगाई जाती है? 12 कुल देश का।
75 से 100 किसको चाहिए? गन्ना को। वर्षा है 21 से 27। मक्का। मोटे अनाज। प्रमुख क्षेत्र गौण क्षेत्र। शस्य प्रारूप मुख्य फसलें। उत्तर पूर्व में बांस की कृषि। गहन जीविका कृषि। इसको देख लेते हैं यार एक बार, है ना। कर्तन दहन प्रणाली। कृषि की मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मैसोले स्लैश एंड बर्न। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनेको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मैसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, फिर मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, मध्य प्रदेश में बेबर, यार ये याद को नहीं यार, बेबर या दहिया, અને मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडावी, कोमून या वरिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान वालरे या वालरे, हिमालयन क्षेत्र में किल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। हिमालय क्षेत्र में किल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। याद कैसे करें भैया, याद की बात है। अरे भैया बताइए, कर्तन दहन प्रणाली किसे कहते हैं? झूम को। जब मिल्पा कहाँ कही जाती है? मैक्सिको और अमेरिका में। कैने को किसको कहा जाता है? झूम खेती को कहा जाता है कहाँ? वेनेजुएला में। रोका ब्राज़ील में, मैसोले मध्य अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में, रे वियतनाम में। जाके बाद में है भैया देख, तो को बात बताऊं, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, पोंडू अथवा पेंडा आंध्र प्रदेश, ओडिशा में पामाडामी। देख उड़ीसा डे है ना, तो अगर डाग है ना तो पामाडामी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन बरिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खेल, झारखंड में कुरुवा, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में जोमादी। हिमालय क्षेत्र में खेल, हिमालयन क्षेत्र में खेल, हिमालय क्षेत्र में खेल, झारखंड में कुरुवा, हिमालय क्षेत्र में खेल, झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। क्वेश्चन देखते हैं, वो ना छोटा सा पार्ट है लेकिन तो यार, और क्वेश्चन आएगा नहीं, ये गलत और होगा ये, तो सोच रहा हो कहाँ भाई पढ़ लिया, कि वो क्वेश्चन ही शानदार देगा। अब देख, अब पता चलेगा, देख क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है?
एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में, यानी कि काफ़ी लंबे एरिया में। ये तो है नहीं है। रोपण है। और देख लेना भाई, इनमें से कौन सी रबी फसल है, इसको तो कर देंगे अपन। है चना है, कपास खरीफ है, चावल खरीफ है, मोटे अनाज भी खरीफ है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, फली, फली की बात आ रही है। जब फली, तिल नहीं है, ज्वार तिल नहीं है, मोटे अनाज नहीं, दालें हैं। एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान किन फसल के लिए उपयुक्त रहता है। चावल के लिए, मक्का के लिए, गन्ना के लिए, तिलहन के लिए। हो जाएगा ना मामला गोल। यहाँ पर मक्का के लिए कितना तापमान चाहिए, यहाँ पर चावल के लिए कितना चाहिए, और किस फसल को 210 के लिए पाला रहित दिवस चाहिए। परियोजना कार्य, किसानों की साहसिकता विषय पर एक सामूहिक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादन क्षेत्र दर्शाइए। ऊपर नीचे और दाएं बाएं चलते हुए वर्ग पहली सुलझाएं और छिपे हुए उत्तर दें। पहले का उत्तर में अंग्रेजी शब्दों में है। भारत की 2 खाद्य फसलें, यह भारत की कृषि फसल ऋतु है। अरहर, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों से मिलता है। यह एक मोटा अनाज है। भारत की 2 महत्वपूर्ण फसल है। काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली 4 रेशेदार फसलों में से एक है। ये पढ़ता भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भूदानवाड़ा आ चुका है विनोबा भावे। रक्तहीन क्रांति किसे कहा गया है। उन्नीस सौ 60 और 80-90। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।